जी अपनी बुक से देखिए जी, हम लैंग्वेज को साथ लेके चलेंगे और आज देखेंगे कि आर्डर 2 रूल 2 क्या कहता है। इसमें वो सेवरल चीजों का डिस्कस करता है और जो क्लेम, रिलीफ, रिलिंक्विशमेंट की यहां बात करता है उसके हवाले से ये है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अहम है, क्रॉस रेफरेंस के हवाले से भी बहुत अहम है। बार टू फर्दर सूट कहीं भी आ जाएगा तो एक दवा आएगा, दोबारा दवा नहीं आएगा। हाँ, इसे हम कोडल बार भी बार दफा कह सकते हैं। कोडल बार कहीं बार आएगा सेक्शन 11 का, कहीं ये जैसे कि सेक्शन 9 कहता है, जिसके सिविल कोड को सारी ही जुरिस्डिक्शन है अनलेस दे आर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार। तो अब एक्सप्रेसली बार में से एक बार ये भी आ सकता है किसी दावे में आर्डर 2 रूल 2 का। तो बोथ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और किसी भी रेफरेंस के हवाले से अगर आप इस डायरेक्ट इसका क्वेश्चन नहीं आता तो इनडायरेक्टली आर्डर 2 रूल 2 का क्रॉस रेफरेंस डेफिनेट हर सूरत हर क्वेश्चन में जरूर आएगा। तो ये आपको याद होना चाहिए। चलते हैं अब इसकी लैंग्वेज की तरफ। बेर एक्ट देखिएगा काइंडली, सीजर बेर एक्ट। सूट टू इंक्लूड द होल क्लेम क्या कहता है जी, एक दावा जो है उसमें जितना भी किसी का क्लेम है, इन केस पार्टीशन का दावा है तो टोटल प्रॉपर्टी है, किसी कंपनीज का दावा है तो कंपनी के सारे शेयर्स हैं, किसी के अमाउंट लेनी है, बेशक वो बाइफर्केशन में है, पीसीस में है, तो वो उसको शामिल कर ले। हाँ, ट्रांजैक्शन एक है, अगर ट्रांजैक्शन अलग है तो फिर सेपरेट इशू आ जाएगा। अब कहता है जी उसमें जितना भी क्लेम किसी का बनता है, क्लेम यहां यह भी एक्सेप्शन है, अवेलेबल एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ सूट। सूट को दायर करते हुए जब क्लेम उसके पास अवेलेबल होगा तो वो अगर कोई बंदा उसको छोड़ देता है, प्लेंटिफ या मदई उसको छोड़ देता है, तो बाद में वो रिलिंक्विश हो जाएगा, वेव्ड हो जाएगा, कोडल बार आ जाएगा, लीगल बार आ जाएगा। अब लैंग्वेज कहता है जी एवरी सूट shall include the whole of the claim which the plaintiff is entitled to make in respect of the cause of action, सेमीकोलन। अब cause of action की बात करता है, वो कहता है जी जितना भी है उसमें शामिल होगा क्लेम, जितना भी उसे cause of action, बल्कि कॉजेज ऑफ एक्शन आगे चलेंगे हम, ज्वाइंटर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन, फिर ऑब्जेक्शन टू ज्वाइंटर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन, ये भी सारी चीजें देखेंगे। तो फिर ये भी कि वो सेपरेट भी हो सकती हैं अगर किसी वजह से ट्रायल जो है क्या हो रहा है, एम्बैरस हो रहा है, दूसरा क्या कहता है, या डिले हो रहा है। अब वो कहता है बट अ प्लेंटिफ मे रिलिंक्विश एनी पोर्शन ऑफ हिज क्लेम इन ऑर्डर टू ब्रिंग द सूट विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी कोर्ट। अब ये अहम है जी सा, क्या कहता है कि छोड़ सकता है, क्यों कि जुरिस्डिक्शन किसी और कोर्ट में जाने के लिए कि किसको, क्लेम को क्या करता है, रिलिंक्विश कर सकता है एनी पोर्शन ऑफ हिज क्लेम इन ऑर्डर टू ब्रिंग द सूट्स विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी कोर्ट सपोज टू बी। एक बंदे का एग्रीमेंट होता है ए का बी के साथ, और जिसके साथ एग्रीमेंट हो रहा है उसकी दो जगहों पे इमूवेबल प्रॉपर्टी है, नॉट मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। 5 मरले का घर लाहौर में और 5 मरले का घर उसका कराची में है। अब एग्रीमेंट एक जगह पे हो गया तो एक दावा जो है वो कराची में दायर होगा क्योंकि जुरिस्डिक्शन कराची की कोर्ट को है, और दूसरा दावा लाहौर में दायर होगा। अब उसने ये पोर्शन छोड़ दिया, कौन से वाला, कराची वाला, और लाहौर वाला उसने दावा दायर कर दिया। तो ये जो रिलिंक्विशमेंट है वो उसे लीगल बार में नहीं आएगी। अब वो कहता है जी रिलिंक्विशमेंट ऑफ पार्ट ऑफ क्लेम 2 कहता है अगर किसी पोर्शन को छोड़ दिया, कैसे, इंटेंशनली, डेलिबरेटली, नोइंगली, मीनिंग देयर बाय कि अगर मेरी प्रॉपर्टी जो है किसी बंदे के पास 3 पोर्शन में 3 चंक ऑफ लैंड्स हैं, पीस ऑफ लैंड्स हैं, तो मुझे नहीं पता कि उसी बंदे के पास एक और लैंड भी है और मैं 3 ही समझ के बैठा हुआ हूं। तो अब मैंने क्या किया कि वो 3 का दायर कर दिया, बाकी एक रिलिंक्विश नहीं किया, बल्कि वो मेरी इनएडवर्टेंट मिस्टेक थी, मुझे
लाइल्मी थी और मेरी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो क्या हो गया, रिलिंक्विश हो गया। तो फिर क्या हुआ कि वो मेरी रिलिंक्विशमेंट लीगल नहीं है, डेलिब्रेट नहीं है, इंटेंशनल नहीं है। Where a plaintiff omits to sue in respect of or intentionally relinquish, अब किस लिए डेलिबरेटली छोड़ रहा है, पता है कि इसके पास इतना क्लेम है, इतने पैसे लेने हैं या इतनी अमाउंट है या इतनी आइटम्स हैं, तो वो छोड़ रहा है। एनी पोर्शन ऑफ हिज क्लेम, जो भी छोड़ रहा है 1 2 4, he shall not afterwards sue in respect of portion so omitted or relinquished। either way, या तो उसने छोड़ दिया है या रिलिंक्विश कर दिया है। रिलिंक्विश कर दिया है और छोड़ दिया है तो वो इस सूरत में दोबारा नहीं कर सकता। लेकिन इस नहीं करने के पीछे उसका इंटेंशनल है, डेलिब्रेट है, विलफुल है, नोइंगली है, तो देन वो जो है उसका रिलिंक्विशमेंट tantamount टू बी रिलिंक्विशमेंट, अदरवाइज नहीं है। आगे कहता है जी, omission to sue for one of several लीफ। दो बातें हैं जी, यहां गौर से देखिएगा। क्लेम और चीज है। क्लेम है कि किसी से 10 पीस लेने हैं, बॉक्स लेने हैं, कार लेनी है, गाड़ी लेनी है या पीस ऑफ लैंड लेने हैं, ठीक है। तो वो उसमें से 1 2 4 छोड़ रहा है, तो वो क्या कर रहा है, क्लेम छोड़ रहा है। अब रिलीफ क्या है? रिलीफ एक डिफरेंट चीज है। मसलन कि आप कोर्ट को कहते हैं कि परमानेंट इंजंक्शन दिया जाए, हुक्म इम्तना। सेकंडली, आप कोर्ट को कहते हैं कि डिक्लेरेशन दिया जाए, हो गया, ये दूसरा रिलीफ है। आप कोर्ट को कहते हैं कि मींस प्रॉफिट दिया जाए, ये तीसरा रिलीफ है, ठीक। अब इससे आगे एक और अहम रिलीफ, फर्ज करें आप पोजेशन में नहीं है, आप कहते हैं कि पोजेशन दिया जाए, और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का अगर दावा है तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात करते हैं। द ओनली डेलिबरेटली, अगर एक बंदा नोइंगली पोजेशन में नहीं है और वो कहता है अपने दावे में वो रिलीफ नहीं मांगता, तो फिर भी वो इस कैटेगरी में फॉल कर जाएगा, ऑर्डर 2 रूल 2 में। मसलन उसने उसके मीन प्रॉफिट, डिक्लेरेशन, परमानेंट इंजंक्शन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, और उसका नेक्स्ट रिलीफ बनता है पोजेशन। अब पोजेशन छोड़ दिया उसने, तो दोबारा उसका ये रिलीफ बार हो गया। तो याद रखना, क्लेम एक और चीज है। क्लेम है जो उसका हक बनता है, और जो रिलीफ है कि उसे क्या क्या चाहिए, वो प्रॉपर्टी वापस चाहिए, उसके अपने नाम करवानी चाहिए, उसकी कैंसिलेशन चाहिए, ये भी है रिलीफ। तो ये रिलीफ में से वो कहता है जी रिलीफ भी सारे होने चाहिए। अगर मिट कर गया, छोड़ गया, भूल गया, a person entitled to more than one relief in respect of the same cause of action। अब क्या है, cause of action एक है और उसमें रिलीफ बनते हैं 5 6 2 4, मांगे 2 छोड़ गया, तो फिर बाकी रिलीफ नहीं मिलेंगे। cause of action may sue for all or any of such relief, but if he omits, छोड़ देता है, नहीं करता सू, एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द कोर्ट। हाँ, यहां एक्सेप्शनल है कि अगर कोर्ट कहती है, जैसे कि हमने कहा कि कॉजेज ऑफ एक्शन या पार्टी को ज्वाइन करना या प्लेंटिफ को सेग्रीगेट करना, अगर एम्बेरस हो रहा है, डिले हो रहा है, तो कोर्ट समझती है, या किसी और कोर्ट में ट्रायल है, तो ये एक अलग बात है। टू सू फॉर ऑल सच रिलीफ्स ही शैल नॉट आफ्टरवर्ड सू फॉर एनी रिलीफ सो ओमिटेड। तो उसके बाद वो दावा नहीं कर पाएगा, जो उसने रिलीफ छोड़ दिया है उसकी बाबत नहीं दावा कर पाएगा।